गांधी जी के जीवन की प्रेरक कहानियां सभी उम्र के लिए है। मैं उमाशंकर जोशी। रात बहुत अंधेरी थी और मोहन डरा हुआ था। उसे हमेशा भूतों से डर लगता था। जब भी वह अंधेरे में अकेला होता तो उसे डर लगता कि कहीं कोई भूत किसी अंधेरे कोने में अचानक आकर न गिर पड़े। और आज रात तो इतना अंधेरा था कि अपना हाथ भी मुश्किल से दिख रहा था। मोहन को एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना था। कमरे से बाहर निकलते ही उसके पैर शीशे की तरह मुड़ गए और उसका दिल ढोल की तरह धड़कने लगा। रंभा, उनकी बूढ़ी नौकरानी, दरवाजे पर खड़ी थी। क्या बात है बेटा? उसने हंसते हुए पूछा। मुझे डर लग रहा है दाई, मोहन ने उत्तर दिया। डर गए बच्चे? किस बात से डर गए? देखो कितना अंधेरा है। मुझे भूतों से डर लगता है, मोहन ने भयभीत स्वर में फुसफुसाया। रंभा ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और कहा, जिसने भी किसी को अंधेरे से डरने की बात सुनी है, मेरी बात सुनो। राम के बारे में सोचो और कोई भी भूत तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। कोई भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी नहीं छू पाएगा। राम तुम्हारी रक्षा करेंगे। रंभा की बातों ने मोहन को हिम्मत दी। राम का नाम दोहराते हुए वह कमरे से बाहर चला गया। और उस दिन से मोहन को कभी अकेलापन या डर नहीं लगा। उसे विश्वास था कि जब तक राम उसके साथ है वह खतरे से सुरक्षित है। इस आस्था ने गांधी जी को जीवन भर शक्ति दी और जब उनकी मृत्यु हुई तब भी राम का नाम उनके होठों पर था। द्वितीय कहानी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने फीनिक्स में एक आश्रम स्थापित किया, जहां उन्होंने बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू किया। बच्चों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, इस बारे में गांधी जी के अपने विचार थे। उन्हें परीक्षा प्रणाली पसंद नहीं थी। अपने स्कूल में वे लड़कों को सच्चा ज्ञान सिखाना चाहते थे, ऐसा ज्ञान जो उनके दिमाग और दिल दोनों को बेहतर बनाए। गांधी जी का छात्रों को परखने का अपना तरीका था। कक्षा में सभी छात्रों से एक ही सवाल पूछा जाता था, लेकिन अक्सर गांधी जी कम अंक पाने वाले लड़के की तारीफ करते और अधिक अंक पाने वाले को डांटते थे। इससे बच्चे हैरान हो गए। इस असामान्य प्रथा के बारे में पूछे जाने पर गांधी जी ने एक दिन समझाया, मैं यह दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि श्याम राम से ज्यादा चतुर है, इसलिए मैं उस आधार पर अंक नहीं देता। मैं देखना चाहता हूं कि प्रत्येक लड़के ने कितनी प्रगति की है, उसने कितना सीखा है। अगर एक चतुर छात्र एक मूर्ख छात्र के साथ प्रतिस्पर्धा करता है और खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है तो उसके सुस्त होने की संभावना है। अपनी चतुराई पर यकीन करते हुए वह काम करना बंद कर देगा। जो लड़का अपना सर्वश्रेष्ठ करता है और कड़ी मेहनत करता है वह हमेशा अच्छा करेगा और इसलिए मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। गांधी जी उन लड़कों पर कड़ी नजर रखते थे जो अच्छा प्रदर्शन करते थे। क्या वे अभी भी कड़ी मेहनत कर रहे थे? अगर उनके उच्च अंक उन्हें अहंकार से भर देंगे तो वे क्या सीखेंगे? गांधी जी अपने छात्रों को लगातार इस बात पर जोर देते थे। अगर कोई लड़का जो बहुत होशियार नहीं था कड़ी मेहनत करता और अच्छा प्रदर्शन करता तो गांधी जी उसकी तारीफ करते। तृतीय कहानी। यह घटना उस समय की है जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में वकालत कर रहे थे। उनका कार्यालय उनके घर से 3 मील की दूरी पर था। एक दिन उनके एक सहयोगी श्री पोलक ने गांधी जी के 13 वर्षीय बेटे मणिलाल से कार्यालय से एक किताब लाने को कहा, लेकिन मणिलाल पूरी तरह से भूल गया जब तक कि श्री पोलक ने उस शाम उसे याद नहीं दिलाया। गांधी जी को इस बारे में पता चला और उन्होंने मणिलाल को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि रात अंधेरी है और रास्ता लंबा और सुनसान है। तुम्हें लगभग 6 मील चलना पड़ेगा, लेकिन तुमने श्री पोलक से वादा किया था। तुमने उनकी किताब लाने का वादा किया था। जाओ और अभी ले आओ।
गांधी जी के इस फैसले के बारे में सुनकर बा और परिवार परेशान हो गए। सजा बहुत कड़ी लग रही थी। मणिलाल अभी बच्चा ही था, रात बहुत अंधेरी थी और बहुत अकेलापन था। आखिर वह एक किताब ही भूल गया था। उसे अगले दिन लाया जा सकता था। यह बात सभी को महसूस हुई, लेकिन किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। वे जानते थे कि एक बार गांधी जी ने जो मन बना लिया, उसे कोई नहीं बदल सकता। आखिरकार कल्याण भाई ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने कहा, मैं किताब ले आता हूँ। गांधी जी विनम्र लेकिन दृढ़ थे, लेकिन वादा मणिलाल ने किया था। ठीक है, मणिलाल जाएगा, लेकिन मुझे उसके साथ जाने दो। कल्याण भाई ने विनती की। गांधी जी इस पर सहमत हो गए और मणिलाल कल्याण भाई के साथ किताब लाने के लिए निकल पड़े। दयालु और सौम्य गांधी जी कभी कभी चट्टान की तरह दृढ़ हो जाते थे। उन्होंने देखा कि मणिलाल ने अपना वचन निभाया और जैसा वादा किया था वैसा ही किया। चतुर्थ कहानी, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के तुरंत बाद बंबई में कांग्रेस की बैठक हुई। काका साहब कालेलकर मदद के लिए वहां गए। एक दिन काका साहब ने गांधी जी को व्यग्रता से अपनी मेज पर इधर उधर खोजते हुए पाया। क्या बात है? क्या ढूंढ रहे हो? काका साहब ने पूछा। गांधी जी ने जवाब दिया, मैंने अपनी पेंसिल खो दी है। वह बहुत बड़ी थी। काका साहब को यह देखकर दुख हुआ कि गांधी जी समय बर्बाद कर रहे हैं और एक छोटी सी पेंसिल के लिए परेशान हो रहे हैं। उन्होंने अपनी पेंसिल निकाली और गांधी जी को दे दी। नहीं नहीं, मुझे अपनी छोटी पेंसिल चाहिए। गांधी जी ने एक जिद्दी बच्चे की तरह जोर दिया। ठीक है, अभी इसका इस्तेमाल करो, काका साहब ने कहा। मैं तुम्हारी पेंसिल बाद में ढूंढ लूंगा। अभी इसे ढूंढने में समय बर्बाद मत करो। आप समझ नहीं रहे हैं। वह छोटी पेंसिल मेरे लिए बहुत कीमती है, गांधी जी ने जोर देकर कहा। नटेसन के छोटे बेटे ने मद्रास में मुझे यह उपहार दिया था। उसने इसे बहुत प्यार और स्नेह के साथ दिया था। मैं इसे खोने का दुख नहीं सह सकता। काका साहब ने और बहस नहीं की। वे गांधी जी के साथ खोज में शामिल हो गए। आखिरकार उन्हें वह मिल ही गई, एक छोटा सा टुकड़ा, मुश्किल से 2 इंच लंबा। लेकिन गांधी जी उसे वापस पाकर बहुत खुश हुए। उनके लिए यह कोई साधारण पेंसिल नहीं थी, यह एक बच्चे के प्यार की निशानी थी और गांधी जी के लिए एक बच्चे का प्यार बहुत कीमती था। 5वीं कहानी, बच्चों को गांधी जी से मिलना बहुत पसंद था। एक दिन वहां मौजूद एक छोटा लड़का गांधी जी के पहनावे को देखकर बहुत परेशान हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि इतने महान व्यक्ति होने के बावजूद उन्होंने शर्ट भी नहीं पहनी है। गांधी, आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? छोटा लड़का अंततः पूछे बिना नहीं रह सका। पैसे कहाँ हैं, बेटा? गांधी ने धीरे से पूछा। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कुर्ता नहीं खरीद सकता। लड़के का हृदय दया से भर गया। मेरी माँ बहुत अच्छी सिलाई करती है, उसने कहा। वह मेरे सारे कपड़े बनाती है। मैं उससे तुम्हारे लिए कुर्ता सिलने को कहूंगा। गांधी जी ने पूछा, आपकी माँ कितने कुर्ते बना सकती हैं? तुम्हें कितने चाहिए? लड़के ने पूछा। 1, 2, 3। वह जितने चाहो बना देगी। गांधी जी ने एक पल सोचा। फिर उन्होंने कहा, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, बेटा। मेरे लिए कुर्ता पहनना ठीक नहीं होगा। तुम्हें कितने कुर्ते चाहिए? लड़के ने जिद की। मैं अपनी माँ से कहूंगा कि जितने कुर्ते चाहिए उतने बनवा दूं। बस मुझे बताओ कि तुम्हें कितने चाहिए। गांधी जी ने समझाया, बेटा, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। मेरे 40 करोड़ भाई बहन हैं। जब तक सबके पास कुर्ता नहीं होगा, मैं कैसे पहन सकती हूँ? बताओ, क्या तुम्हारी माँ सबके लिए कुर्ता बना सकती है? इस सवाल पर लड़का बहुत सोच में पड़ गया। 40 करोड़ भाई बहनों,
गांधी जी सही कह रहे थे। जब तक सबके पास पहनने के लिए कुर्ता नहीं होगा, तब तक वह खुद कैसे पहन सकता था। आखिर पूरा देश गांधी का परिवार था और वह उस परिवार का मुखिया था। वह उनका दोस्त था, उनका साथी था। एक कुर्ते से उसे क्या मतलब। छठी कहानी। एक दिन गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल यरवदा जेल में बात कर रहे थे। तभी गांधी जी ने कहा, कभी कभी मरा हुआ सांप भी काम आ सकता है, और उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कहानी सुनाई। एक बार एक सांप एक बूढ़ी औरत के घर में घुस आया। बूढ़ी औरत डर गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़े और सांप को मार डाला। फिर वे अपने घर लौट आए। मरे हुए सांप को दूर फेंकने के बजाय बूढ़ी औरत ने उसे अपनी छत पर फेंक दिया। कुछ देर बाद ऊपर उड़ रही एक चील ने मरे हुए सांप को देखा। चील की चोंच में मोतियों की माला थी जो उसने कहीं से उठाई थी। उसने माला नीचे फेंकी और मरे हुए सांप को लेकर उड़ गई। जब बुढ़िया ने अपनी छत पर एक चमकीली वस्तु देखी तो उसने उसे डंडे से नीचे गिरा दिया। जब उसे पता चला कि वह मोतियों की माला है तो वह खुशी से नाचने लगी। जब गांधी जी ने अपनी कहानी समाप्त की तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। एक दिन एक बनिया को अपने घर में एक सांप मिला। उसे कोई ऐसा नहीं मिला जो उसे मार सके, और उसे खुद मारने की हिम्मत भी नहीं थी। इसके अलावा उसे किसी भी जीवित प्राणी को मारने से नफरत थी। इसलिए उसने सांप को एक बर्तन से ढक दिया और वहीं छोड़ दिया। किस्मत से उस रात कुछ चोर बनिए के घर में घुस आए। वे रसोई में घुसे और उन्होंने उल्टा बर्तन देखा। उन्होंने सोचा, बनिए ने यहाँ कोई कीमती चीज छिपाई है। जैसे ही उन्होंने बर्तन उठाया, सांप ने डस लिया। चोरी करने के इरादे से आए वे मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे। 7वीं कहानी। गांधी जी चरखा संघ के लिए धन इकट्ठा करने के लिए शहर शहर गांव-गांव गए। अपने एक दौरे के दौरान उन्होंने उड़ीसा में एक सभा को संबोधित किया। उनके भाषण के बाद एक गरीब बूढ़ी महिला खड़ी हुई। वह उम्र के कारण झुकी हुई थी, उसके बाल सफेद हो गए थे और उसके कपड़े फटे हुए थे। स्वयंसेवकों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह गांधी जी के बैठने की जगह तक पहुंच गई। मुझे उनसे अवश्य मिलना चाहिए, उसने जोर दिया और गांधी जी के पास जाकर उनके पैर छू लिए। फिर उसने अपनी साड़ी की तहों से एक तांबे का सिक्का निकाला और उसके चरणों में रख दिया। गांधी जी ने तांबे का सिक्का उठाया और उसे सावधानी से रख दिया। चरखा संघ का कोष जमनालाल बजाज के पास था। उन्होंने गांधी जी से सिक्का मांगा, लेकिन गांधी जी ने इनकार कर दिया। जमनालाल बजाज ने हंसते हुए कहा, मैं चरखा संघ के लिए हजारों रुपए का चेक रखता हूँ, फिर भी आप मुझ पर एक तांबे का सिक्का भी भरोसा नहीं करेंगे। गांधी ने कहा, यह तांबे का सिक्का उन हजारों सिक्कों से कहीं अधिक मूल्यवान है। अगर किसी आदमी के पास कई लाख रुपए हों और वह 1 या 2 हजार रुपए दे दे तो इसका कोई खास मतलब नहीं होता। लेकिन शायद यह सिक्का ही उस गरीब महिला के पास था। उसने अपना सब कुछ मुझे दे दिया। यह उसकी बहुत उदारता थी। उसने कितना बड़ा त्याग किया। इसलिए मैं इस तांबे के सिक्के को 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा महत्व देता हूँ। 8वीं कहानी। यह घटना नोआखली में हुई थी। हिंदू मुस्लिम दंगों के बाद गांधी जी ने लोगों को आश्वस्त करने और उन्हें सांत्वना देने के लिए पैदल ही इलाके का दौरा किया। वे सुबह होते ही एक गांव से निकल पड़ते और सूर्यास्त के बाद अगले गांव में पहुंचते। आते ही वे सबसे पहले अपना काम निपटाते और फिर नहाते। गांधी जी अपने पैर धोने के लिए एक खुरदरे पत्थर का इस्तेमाल करते थे। मीराबेन ने यह पत्थर उन्हें कई साल पहले दिया था और तब से गांधी जी ने इसे संभाल कर रखा हुआ है। वे इसे हर जगह अपने साथ ले जाते थे।
एक शाम जब वे एक गांव में पहुंचे और मनु गांधी के स्नान की तैयारी कर रही थी तो उसने देखा कि पत्थर गायब है। उसने हर जगह देखा लेकिन वह नहीं मिला। उसने गांधी से कहा कि पत्थर खो गया है और कहा यह शायद बुनकर के पास रह गया होगा जहां हम कल रुके थे। अब मुझे क्या करना चाहिए? गांधी जी ने एक क्षण सोचा। फिर उसने कहा जाओ और पत्थर ले आओ। अगर तुम एक बार तकलीफ उठाओगे तो दूसरी बार नहीं भूल पाओगे। मनु ने पूछा क्या मैं किसी को अपने साथ ले जा सकती हूँ? गांधी ने पूछा। क्यों? मनु चुप हो गई। वह यह स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि वह अकेले जाने से डरती थी। गांव का रास्ता सुपारी और नारियल के जंगलों से होकर गुजरता था और रास्ता भटक जाना आसान था। इसके अलावा मनु की उम्र मुश्किल से 16 साल थी और वह कभी अकेले कहीं नहीं गई थी। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं सूझा। इसलिए मनु ने वह रास्ता लिया जो वे दिन में पहले ले गए थे। पुराने पदचिह्नों का सावधानी पूर्वक अनुसरण करते हुए वह गांव में पहुंची और बुनकर के घर तक पहुंच गई। वहां रहने वाली बूढ़ी महिला ने उसे पहचान लिया और गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। थकी हुई और थोड़ी चिढ़ी हुई मनु ने उसे बताया कि वह क्यों आई थी। लेकिन बूढ़ी औरत को कैसे पता था कि वह पत्थर इतना कीमती था? उसने उसे कूड़े के साथ फेंक दिया था। वे दोनों उसे ढूंढने लगे। आखिरकार मनु को बहुत खुशी हुई कि उन्हें वह पत्थर मिल गया। मनु सुबह 7:30 बजे घर से निकली थी। जब वह वापस लौटी तो दोपहर 1 बज चुका था। वह करीब 15 मील पैदल चल चुकी थी। थकी, भूखी और चिढ़ी हुई वह सीधे गांधी जी के पास गई और पत्थर उनकी गोद में रख दिया। फिर वह फूट फूट कर रोने लगी। यह पत्थर तुम्हारे लिए असली परीक्षा थी, गांधी ने उससे धीरे से कहा। क्या तुम जानती हो कि यह पत्थर पिछले 25 सालों से मेरे पास है? यह मेरे साथ हर जगह गया है, जेलों से लेकर हवेलियों तक। मैं आसानी से इसके जैसा दूसरा पत्थर ला सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि तुम सीखो कि लापरवाह होना बुरा है। मनु ने कहा, मैंने आज जितनी प्रार्थना की उतनी पहले कभी नहीं की। गांधी ने कहा, मैं महिलाओं को बहादुर और निडर बनाना चाहता हूँ। आज न केवल आपने बल्कि मैंने भी सबक सीखा है। मनु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने सोचा होगा कि गांधी जी के तरीके बहुत असामान्य थे। ऐसे ही अनोखे और नॉलेजफुल कहानी को सुनने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।